नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे पिरामल एंटरप्राइजेस के बारे में। हम देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाते हैं, हम उनके वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिलहाल में पिरामल एंटरप्राइजेस का रिजल्ट आया था, तो हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और एंड में देखेंगे कि ये स्टॉक फिलहाल में ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। अजय पिरामल एंटरप्राइजेस ये जो ग्रुप है उनके फिलहाल के करंट प्रमोटर है और इन्होंने अपना जो बिजनेस था वो 1980 में शुरू किया था और एक फैमिली रन बिजनेस है जो पहले सिर्फ टेक्सटाइल में काम करते थे। और जब भी अजय पिरामल इन्होंने ज्वाइन किया था अपने बिजनेस को, उनकी उम्र सिर्फ 22 ईयर्स की थी और इसके बाद में उनके पापा का और उनके बड़े भाई का जल्दी देहांत हो गया और इसके बाद में अजय पिरामल ने अपना जो ग्रुप था या उनका जो बिजनेस था वो काफी संभाल लिया। आप देखोगे तो 1988 में उन्होंने निकोलस लैब करके जो फार्मास्यूटिकल बेस्ड कंपनी है उसको खरीद लिया और आगे जाके उसको काफी डेवलप और उसको काफी ग्रो किया था। 2010 में उन्होंने यही जो कंपनी थी वो एबॉट को उन्होंने बेच दिया और ये जो डील थी वो 17,500 करोड़ की थी और वो डील्स वो समय की सेकेंड लार्जेस्ट डील थी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। तो आप देखोगे तो उन्होंने कितने अच्छे से उनका जो फार्मास्यूटिकल ब्रांच था या फार्मास्यूटिकल बिजनेस था उसको ग्रो किया था। और अजय पिरामल असेट एलोकेशन के लिए काफी फेमस है। इसके अलावा आप देखोगे तो उन्होंने 2011 और 2012 में वोडाफोन को दो अलग अलग सेगमेंट में उन्होंने खरीद लिया था। पहले 5.5% लिया था, बाद में 5.5% लिया था और ये जो टोटल उनका इन्वेस्टमेंट था वो लगभग कुछ 5,900 करोड़ का था और उन्होंने उसके बाद में सिर्फ 2 साल में ये जो इन्वेस्टमेंट था वो 8,900 करोड़ को बेच दिया, यानी ऑलमोस्ट 51% का उनको प्रॉफिट सिर्फ 2 साल में मिला। तो ये भी काफी उनका जो असेट एलोकेशन है वो काफी अच्छा है। इसके अलावा भी आप देखोगे तो अजय पिरामल इन्होंने काफी अलग अलग एक्विजिशंस की थी और उनका रिजल्ट यानी उनका जो प्रॉफिट था ये जो एक्विजिशन से वो काफी अच्छा उनको प्रॉफिट मिला था। और इसके बाद में 2012 में उन्होंने एनबीएफसी या फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो सेगमेंट था उसकी शुरुआत की थी। तो अभी हम पूरा पिरामल एंटरप्राइजेस के जो अलग अलग सेगमेंट्स है, बिजनेस सेगमेंट्स जिससे उनको रेवेन्यूज आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो उन्होंने 2019 में उनके बेसिकली जो रेवेन्यूज आए थे वो 3 सेगमेंट से आए थे। इसमें से एक है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें उनका ऑलमोस्ट 54% का जो रेवेन्यू है वो ये सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जो उनका दूसरा सेगमेंट है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं या कुछ सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, इसका जो बिजनेस है ये उनको ऑलमोस्ट 36% के बिजनेस रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करता है। और जो तीसरा सेगमेंट है वो सबसे छोटा है जिसको हेल्थ केयर एनालिटिक्स करके कहते हैं और ये बिजनेस सेगमेंट से उनके ऑलमोस्ट 10% के रेवेन्यूज आते हैं। तो इनका ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेगमेंट है उसमें भी उनके काफी अलग अलग सब सेगमेंट है, जैसे कि वो होलसेल लेंडिंग करते हैं या कॉर्पोरेट या जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए भी वो लोन देते हैं। इसके अलावा फिलहाल में उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड यानी रिटेलर्स को भी होम लोन लेने के लिए उन्होंने शुरू किया था और उनका कुछ इन्वेस्टमेंट श्रीराम ग्रुप में भी है, उसमें वो कुछ स्टेक होल्ड करते हैं। तो अभी हम हर एक बिजनेस के बारे में या हर एक जो सब सेगमेंट है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उनका जो फर्स्ट सेगमेंट है जिसको बोलते हैं होलसेल लेंडिंग, इसमें वो बिल्डर्स को लोन देते हैं, यानी जो घर बनाने के लिए या जो रियल्टी सेक्टर में जो बिल्डर्स है अलग अलग सिटीज में, मोस्टली वो टियर 1 जो बिल्डर्स रहते हैं वो काफी जो रेप्यूटेड बिल्डर्स है उनको वो लोन देते हैं और इसके बाद में उनका जैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट होते रहता है वैसा उनके बाद में उनको रीपेमेंट हो जाता है। बट आप देखोगे तो उनके जो बिल्डर्स है वो काफी रेप्यूटेड बिल्डर्स है और इसीलिए उनका जो डिफॉल्ट का चांसेस होता है वो काफी कम हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे उनके फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो सेगमेंट है उनकी लोन बुक देख सकते हो। तो ये लोन बुक में उन्होंने काफी कंसिस्टेंटली ग्रो किया है और अभी भी इतना जो प्रॉब्लम है एनपीएफसी सेक्टर में, लिक्विडिटी का काफी क्रंच है और तभी भी पिरामल एंटरप्राइजेस ने अपना लोन बुक जो है वो काफी मेंटेन किया है। और इसके अलावा आप देखोगे तो उनके जो ग्रॉस एनपीएस है वो फिलहाल में सिर्फ 0.9% के है। तो एनबीएफसी सेगमेंट में सिर्फ 0.9% के जो उनके जो ग्रॉस एनपीए है वो काफी अच्छे हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो उनका जो सेकंड सेगमेंट है जो हाउसिंग फाइनेंस का सेगमेंट है ये उन्होंने 2017 में शुरू किया था और जब भी उन्होंने शुरू किया था तभी उनके ज्यादा कुछ रेवेन्यूज नहीं थे। 2018 में आप देखोगे तो ये सेगमेंट से उनको सिर्फ 1200 करोड़ के रेवेन्यूज आए थे, पर अभी आप देखोगे 2019 मार्च ये उनका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद तो उन्होंने यही सेगमेंट से ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो किए थे
और 2018 में ये सेगमेंट जो था वो सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट कर रहा था फाइनेंशियल सर्विसेज ये सेगमेंट के लिए, और अभी आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 11% का हो गया है। यानी एक साल में पिरामल एंटरप्राइजेस ने ये जो उनका सेगमेंट है वो 4 टाइम्स ग्रो किया है, और वो काफी अच्छा है। और मुझे लगता है कि आगे जाके उनका जो फोकस है वो थोड़ा ये सेगमेंट में भी है, जो रिटेल बेस्ड सेगमेंट है। तो उनका ये जो हाउसिंग फाइनेंस का सेगमेंट है, तो ये सेगमेंट में उनके एवरेज लोन की साइज 70 लाख के आसपास है। अभी हम उनके नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है ECL और CFG। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो सेगमेंट्स है जनरली वो बहुत ज्यादा बड़े सेगमेंट्स नहीं है। फिलहाल में ये दोनों सेगमेंट कंबाइन करके टोटल रेवेन्यूज उनके जो है फाइनेंशियल सर्विसेज के, उसके ऑलमोस्ट 19% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो सेगमेंट्स है उसमें वो जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल या मीडियम साइज के जो एंटरप्राइजेस होते हैं, उनको वो लोन देते हैं। और इसके अलावा जो कुछ प्रमोटर्स होते हैं जिनको शेयर के अगेंस्ट जो लोन चाहिए होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो लोन चाहिए होते हैं वो भी पिरामल एंटरप्राइजेस उनको लोन देते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो तो काफी अलग अलग टाइप्स के जो लोन्स है वो पिरामल एंटरप्राइजेस उनको देते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो पिरामल एंटरप्राइजेस ने कुछ अलग अलग ग्रुप्स में उनका इन्वेस्टमेंट किया है, और इसमें से उन्होंने श्रीराम ये जो ग्रुप है उसके कुछ अलग अलग कंपनीज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें से उन्होंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में उनका 10% का स्टेक है। इसके बाद में उनका श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में भी 10% का स्टेक है, और श्रीराम जो कैपिटल ये जो कंपनी है उसमें उन्होंने 20% का स्टेक लिया था 2013 और 2014 में। पर फिलहाल में आप देखोगे तो 2019 जून ये मंथ में उन्होंने उनका जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 10% का स्टेक था उन्होंने बेच दिया था। उनको ग्रोथ के रिलेटेड कुछ कंसर्न्स थे, इसलिए मुझे लगता है उन्होंने बेच दिया था। और ये इन्वेस्टमेंट में उनको ऑलमोस्ट 40% का उनको प्रॉफिट हुआ था। पर ये प्रॉफिट आप देखोगे तो वो काफी कम है, क्योंकि उनको ये जो पूरा प्रॉफिट है वो लास्ट 4 या 5 सालों में हुआ था। और आप यही कंपेयर करोगे तो उनका जो वोडाफोन का इन्वेस्टमेंट था या उनके जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स है इसके कंपेरेटिवली काफी कम है, और इसीलिए मार्केट में भी थोड़ा उसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स था, और स्टॉक भी काफी बाद में थोड़ा गिर गया था। अभी हम उनके नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड सेगमेंट है। और ये सेगमेंट में भी उनके 3 अलग अलग सब सेगमेंट्स है। एक है उनका सर्विसेज का सेगमेंट, दूसरा है उनका ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कुछ ड्रग्स की, और तीसरा है उनका इंडियन बेस्ड फार्मा। तो इनका ये जो सर्विसेज का सेगमेंट है उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसका मतलब कुछ अलग, एक जो फार्मास्यूटिकल बेस्ड कंपनी है उसको एक पर्टिकुलर ड्रग डेवलप करना है तो उसके काफी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये अलग अलग स्टेजेस में पिरामल एंटरप्राइजेस उनको हेल्प करता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो उनके काफी अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है वो फिलहाल में चालू है। और ये जो उनका पर्टिकुलर सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विसेज का सेगमेंट, इसमें मार्जिन थोड़े अच्छे हैं क्योंकि ये सेगमेंट में ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो उनका जो सेकंड सेगमेंट है जिसमें वो ग्लोबली कुछ ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि एनेस्थेसिया के लिए वो इंजेक्टेबल या इनहेलेबल जो ड्रग्स होते हैं उनको वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसमें भी उनका जो फोकस होता है वो काफी स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ही होता है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है उसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो उनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और जो ग्लोबली कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, ये जो सेगमेंट है जो स्पेशलिटी बेस्ड सेगमेंट्स है, इसमें से उनके 90% के रेवेन्यूज आते हैं टोटल फार्मा सेगमेंट के, और बचे हुए जो रेवेन्यूज आते हैं उनके वो इंडियन बेस्ड फार्मा या इंडियन बेस्ड वो कुछ पर्टिकुलरली कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट बनाते हैं या बेबी केयर के प्रोडक्ट्स है या पेन मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स है। तो उनका ये जो पूरा फार्मास्यूटिकल बेस्ड सेगमेंट है उसका उनको 2019 में कुछ 11% का ग्रोथ हुआ था, और उनके जो रेवेन्यूज है आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4700 करोड़ के रेवेन्यूज उन्होंने ये सेगमेंट से लाए थे। पर सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो ये जो सेगमेंट है 2011 में या 2010 के आसपास उनका टोटल जो उनका मार्जिन था वो सिर्फ 10% का था, और 2019 में आप देखोगे तो ये मार्जिन बढ़ के 23% का हो गया है। इसका मतलब उन्होंने अपने मार्जिन काफी ज्यादा ग्रो किए हैं। अभी हम पिरामल एंटरप्राइजेस के लास्ट बिजनेस सेगमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है हेल्थ केयर एनालिटिक्स। तो ये जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें से उनको ज्यादा रेवेन्यूज नहीं आ रहे हैं। 2019 में आप देखोगे तो सिर्फ 10% के रेवेन्यूज उनके ये सेगमेंट से आए थे। और ये सेगमेंट में जनरली कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को कुछ एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करना होगा तो उसके पहले उनको देखना होता है कि उसकी डिमांड कितनी है, उसके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन कौन है, क्या क्या डिसीज है, उसके लिए बहुत ज्यादा ड्रग्स की डिमांड है। तो ये जो सारा डेटा होता है वो पिरामल एंटरप्राइजेस उनको देती है, और इसके बाद में फिर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो डिसाइड कर सकती है कि उनको ये जो ड्रग है वो मैन्युफैक्चरिंग करना है या नहीं, या करना होगा तो कितने स्केल पे करना है।
तो ये सारा उनको डिसीजन लेने के लिए पिरामल एंटरप्राइजेस हेल्प करती है। और ये उनके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा उनके पास अवेलेबल है और इसीलिए ये डेटा का वो यूज़ अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कर सकते हैं और इसीलिए उनके जो मार्जिन है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो वो काफ़ी आगे जाके बढ़ गए हैं 23% के उनके मार्जिन से। अभी हम उनके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो Q1 2020 का जो उन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया था तो उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 21% की रेवेन्यू ग्रोथ की है। टोटल बिजनेस में 21% के उनके प्रॉफिट्स भी ग्रो हुए थे, नेट प्रॉफिट जो है, और लगभग उन्होंने 461 करोड़ के जो नेट प्रॉफिट्स है वो पोस्ट किए थे। तो ये जो नेट प्रॉफिट्स है उनके वो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट्स है और ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखोगे तो उनके जो फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो सेगमेंट है उसमें उन्होंने 29% की ग्रोथ की है। उनके फार्मा सेगमेंट में उन्होंने ऑलमोस्ट 12% की ग्रोथ की है और उनका जो लास्ट सेगमेंट है हेल्थ केयर एनालिटिक्स का उसमें उन्होंने 15% की ग्रोथ की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये रिजल्ट में ये दिख रहा है कि उनके जो फाइनेंशियल सर्विसेज की ग्रोथ है 29% की ग्रोथ वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये जो पूरा सेगमेंट है एनबीएफसी का सेगमेंट तो काफ़ी प्लेयर्स इसमें से उन्होंने लोन ज़्यादा दिए नहीं है या उनकी ग्रोथ तो छोड़ो तो काफ़ी डी ग्रो हो गई है। और ऐसे भी प्लेयर्स है वो मुझे लगता है ये जो पूरे मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं जो छोटे प्लेयर्स है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स है जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है वो आगे जाके और भी ग्रो हो सकते हैं और यही मुझे पिरामल के रिजल्ट्स में दिख रहा है। तो आगे मुझे लगता है कि ज़्यादा ग्रो नहीं होगा बट थोड़ा कंसोलिडेट होगा 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए, जब तक एनबीएफसी या जो लिक्विडिटी की सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। इसके अलावा आप देखोगे तो उनके जो पर्टिकुलरली उन्होंने लोधा ग्रुप ही था या उनका जो ओमकार ग्रुप को थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर था, तो लोधा ग्रुप का उन्होंने 3800 करोड़ से एक्सपोजर कम कर दिया है 3180 करोड़ का। और ओमकार ग्रुप का जो मार्केट में कुछ सेंटीमेंट निगेटिव था उनके 1973 ये जो प्रोजेक्ट है, तो कंपनी ने क्लेरिफाई किया है कि पिरामल एंटरप्राइजेस का ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ओमकार का उसमें कोई भी एक्सपोजर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने उनके जो बाकी बिल्डर्स है जिसको वो लोन्स देते हैं उनका भी काफ़ी जो एक्सपोजर था वो कम कर दिया है। तो मुझे रिजल्ट्स काफ़ी ठीक लग रहे हैं, इतने रिजल्ट्स कुछ खराब नहीं, उन्होंने जो ग्रोथ की है वो भी ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो उनके प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 50% के आसपास है और वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू उनके बाकी जो एनबीएफसी के कॉम्पिटिटर्स है जिसमें उनकी प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी काफ़ी इश्यूज है। पर आप पिरामल को देखोगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ ज़्यादा इश्यूज नहीं है और बहुत क्लीन मैनेजमेंट है उनकी। और अजय पिरामल ये जो है वह काफ़ी असेट अलोकेटर भी काफ़ी अच्छा है और उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उनके रिगार्डिंग कोई इश्यूज नहीं है और उनका एक रेप्यूटेशन है। इसके अलावा आप देखोगे तो पिरामल एंटरप्राइजेस ये जो ग्रुप है उनका डेट टू इक्विटी रेशो भी काफ़ी कम है कंपेयर टू उनके जो बाकी कंपटीटर्स है। तो इसीलिए वो ये जो थोड़ा कंजर्वेटिव ग्रुप है और जब भी ये जो सेक्टर में क्राइसिस चालू है या एनबीएफसी में लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स हैं तो यही समय में ये जो ग्रुप है वो थोड़ा ग्रो भी कर रहा है। अभी आपने फिलहाल के रिजल्ट्स देखोगे तो आगे जाके मुझे लगता है कि ये जो ऐसे बड़े प्लेयर्स है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज नहीं है और उनके जो प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस काफ़ी स्टेबल है, तो वही आगे जाके और ग्रो हो जाएंगे और जो बाकी छोटे प्लेयर्स है वो काफ़ी मुझे लगता है मार्केट से निकल जाएंगे। तो मुझे इसके रिगार्डिंग सिर्फ अभी फिलहाल में एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि उन्होंने फिलहाल में अभी मेंशन किया था कि वो और 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ की नई इक्विटी रेस करने वाले हैं। और आपने देखा होगा तो 2017 में भी उन्होंने कुछ फंड्स रेस किए थे और फिर से ये सपोज 8 to 10,000 की इक्विटी रेस करते हैं तो डाइल्यूशन हो जाएगा और एज अ शेयर होल्डर वो डाइल्यूशन थोड़ा ठीक नहीं है। और अजय पिरामल ने यह भी कहा था कि वो रियल्टी सेक्टर या हाउसिंग फाइनेंस ये छोड़ के बाकी कुछ ऐसे सेगमेंट्स में भी कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो उसकी अब तक फिलहाल में क्लियरिटी नहीं है। तो देखना होगा कि ये जो उन्होंने इक्विटी रेस करने का प्लान है वो कभी वो इक्विटी रेस करते हैं, कितनी करते हैं और फाइनली उसका यूज़ क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अभी तक मेरे जो पोर्टफोलियो है उसमें ज़्यादा बहुत पोजीशन नहीं बनाई है। मैंने ट्रैकिंग के लिए कुछ शेयर्स लिए हैं और अभी भी मुझे ये जो स्टॉक है वो काफ़ी पसंद है बट वो थोड़ा महंगा है। तो जब ये नीचे चला जाएगा कुछ करेक्शंस में या कुछ नए अच्छे वैल्यूएशंस में मुझे मिलता है तो आगे जाके मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप ये वीडियो जैसे इन्वेस्टिंग पर बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।